हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट वर्ल्ड चैनल पर आपको स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपको, वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फिजिक्स में जो आपकी कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, खासतौर से लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं आपको कुछ लेक्चर वाइज टॉपिक है जो प्रेस कोर्स द्वारा कवर करना चाहूंगा। माय नेम इज गिरजेश। चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो आपका सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th के, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप कहीं ना कहीं कुछ कम टॉपिक को भी करके अपना अच्छे मार्क्स अटेंड करें और उन टॉपिक को अच्छे से जरूर तैयार कर लें जो मैं खास तौर पर रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपका लेसन क्लास 11th का लेसन फर्स्ट है डायमेंशन एनालिसिस और परसेंटेज एरर, ये क्रम से आपके दोनों चैप्टर्स हैं, तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी। मान लीजिए परसेंटेज एरर की हम बात शुरू करते हैं। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में केवल 2 या 3 ही प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपको देखना है और उससे आपका ये टॉपिक वाइज एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं, उससे सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको देख रहे हो तो मैं बता दूं, लिस्ट काउंट पे हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक है ना। लिस्ट काउंट, लिस्ट का मतलब है किसी आपका जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो कम से कम अंक मापा जा सकता, अल्पतम अंक, है ना, उसे ही हम कहते हैं अल्पतमांक। इसे जनरली आप एलसी से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल तो मैं बता दूं कि अगर आप जो स्केल यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm होता है। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे से स्पेस होते हैं ना, तो उसे आप 1 mm कर सकते हैं। जो आपकी वॉच है उसका जो आपका लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड से कम तो नहीं मेजर कर सकते हैं ना। और तो इस तरीके से आपकी लिस्ट काउंट होती है। तो इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि परसेंटेज एरर क्या होती है। तो एरर जनरली जब आप किसी प्रैक्टिकल करते हैं तो जनरली जो उसकी कुछ आपकी फिक्स वैल्यू होती है जिसे आप स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, और कुछ आप जो मेजर्ड करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच जो डिफरेंस है उसे ही आप कहते हैं एरर, है ना। जैसे जनरली बात करें कि आप एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो जो उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.82 होती है ना। 9.82 यूनिट पता होगी आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए हम इसको प्रैक्टिकली लैब में मेजर करना शुरू किए, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम द्वारा। तो मान लीजिए ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कह सकते हैं सर एरर है, आपको पता है सर होती तो ये है, लेकिन जो हम मेजर किए वो इतना आया है, तो डिफरेंस कितने का होगा, 0.18 का। इसे ही कहते हैं एरर। तो एरर इक्वल टू क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी कम है, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू कम है तो कम से ज्यादा को माइनस करेंगे, तो वैसे तो माइनस का साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका हमेशा ऐसे में लिख दे रहा हूँ इसको मोड में, हालांकि जब स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो एरर आएगी वो हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक। परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या, एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एरर नहीं दी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एरर नहीं दी होगी, बल्कि सिंपली आपको वैल्यू दे देगा कि मैंने किसी वैल्यू कितना मेजर है तो बताइए परसेंटेज एरर कितना हुआ। जब एरर नहीं दी, आपको वैल्यू दे दी, फिर आप कैसे करेंगे। तो उस केस में अगर एरर नहीं पता है तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आप यूज करके स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करिए, इनटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कई, और यहाँ पर देखिए इस वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि जब आपको मान लीजिए दे दिया कि किसी आप रेडियस को मेजर कर रहे थे और रेडियस को मेजर जो किया गया वो वैल्यू आई है आपकी मान लीजिए 1.54, तो क्या परसेंटेज एरर बताओ। तो ना सर दूसरी वैल्यू आई नहीं, एरर कैसे निकलेगी, परसेंटेज कैसे निकाले। तो सिंपल सा, अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू जो भी इनटू 100। जब एक ही वैल्यू दे तो लिस्ट काउंट का यूज कर लेना है। लिस्ट काउंट कितना होगा, क्या बता रहा आपको, डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर करेगा, तो इसकी जो लिस्ट काउंट हो जाएगी 0.01, और जो आपने मेजर की 1.54 अपॉन 100, इस तरीके से उसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं ना। अगर आपको एरर दी है, स्टैंडर्ड ऑब्जर्व वैल्यू दी है, तब आप परसेंटेज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं दी है एरर, केवल वैल्यू दी है, तो आप लिस्ट काउंट के यूज करके आप परसेंटेज निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जरा इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सिंपल सी ट्रिक से करेंगे इसको, है ना।
जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि किसी सर्कल की रेडियस है, इसको जब मेजर किया गया 2% एरर आई, तो इसके वॉल्यूम में या एरिया को मेजर करने में कितने परसेंट की एरर होगी, है ना। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी सर्कल की रेडियस को मेजर किया है तो परसेंटेज एरर गिवन है ना। यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए जो एरर होती है चेंज इन वैल्यू होती है उसे डेल्टा से आपको लिखना है, डेल्टा एक्स डेल्टा आर जो भी, और जो आप वैल्यू ले रहे हैं उसको आर से लिखना है। परसेंट में इसको लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसने कहा किसी सर्कल की रेडियस को जब मेजर किया जाता है तो 2% की एरर आती है। तो समझ लीजिए क्या थी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू दी कितनी, 2%। अब अगर वो पूछता है कि आप इसकी एरिया को मेजर करने में एरर निकालिए, यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू पूछ रहा है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकता है कि इसकी वॉल्यूम को मेजर करने में कितनी एरर होगी, इसको सॉल्व करिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर एरिया की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है रेडियस के फॉर्म में, सिंस ए इक्वल टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर आपकी एरर डिपेंड नहीं करेगी, तो आप जनरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। परसेंटेज एरर लिखना है, मैं इसको देखो डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ आपको, लास्ट में कैसे पहुंचना, टाइम इतना नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 पता करना है, पता है आपको ये, तो इसके फॉर्म में लिखिए, तो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल से बात। आपको इसकी एरर निकालनी है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, कितनी पावर थी आर की, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंपल सा आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, और डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 2%, तो आपका आंसर हो जाएगा 4% आंसर। वही चीज अब वॉल्यूम में की जाए तो ये आप खुद ही बताइए जल्दी से, डेल्टा बी अपॉन बी की जाए आप क्या ले सकते हैं, आपको पता है ना वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से पाई से आपका जो कांस्टेंट वैल्यू उससे कोई लेना देना नहीं है, तो जो आपका हो जाएगा सिंपल सा बी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब पावर कितनी है 3, बाकी सारी बात वही, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। और मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है 2%, तो वॉल्यूम आ जाए 6%। तो ये तो था जब आपका केवल एक ही चीज पर डिपेंड करे, जैसे रेडियस थी तो सर्कल है तो रेडियस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वही आपका मान लीजिए क्यूब आ जाए तो क्यूब में आपका लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका जो वॉल्यूम निकालना है क्यूब का तो क्या होता है एल वी एच, तो यहाँ पर क्या हो जाए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल क्या हो जाएगा एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और लेंथ विड्थ और हाइट की जो भी आपका एरर है या वैल्यू होगी वो दी होगी, उस हिसाब से आप डेल्टा एल को लिख सकते हैं ना, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और एच के लिए भी क्या आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। इस तरीके से कर लेना, मतलब जितनी भी टर्म है उन सबके साथ इस तरीके से कर लेना। और मान लीजिए एल उसने दे दिया एल इक्वल टू मान लीजिए 1.54, डी इक्वल टू दिया 2.12 और एच इक्वल टू दिया है 1.0। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए इसने एरर तो दी नहीं है तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा 0.01, और डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा 0.01 ए बी, डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, केवल 1 डिजिट तक है डेसिमल 0.1। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको एल बी एच की वैल्यू तो पता है, डेल्टा एल डेल्टा बी और डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं। मान लीजिए कोई वेरिएबल है सी इक्वल टू मान लेते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब और डी की पावर 2 पर डिपेंड करता है, इस तरीके से दिया है, और वो पूछ लेता है कि सी के लिए परसेंटेज निकालिए, यानी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 निकालना है, जबकि आपको ए बी और डी आपकी वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो ए के लिए आप मान लीजिए जो आपका परसेंटेज दिया है ए के लिए, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू दिया 1%, और परसेंटेज बी के लिए भी दी है डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 दिया मान लीजिए 2%, और डी के लिए भी दिया परसेंटेज डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू दिया मान लीजिए 0.5%। तो वो कहेगा सी के मेजरमेंट में आपको परसेंटेज निकालना है, तो अब आप खुद ही फॉर्मूला इसको बता सकते हैं मुझे, क्या लिखते हैं सीधे से डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 निकालना है आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका जो पावर है उसके मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, और देखिए एक बात और याद रखिए, अगर मान लीजिए डी स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया तो आना तो चाहिए माइनस का, बी को मैं लिख लेता हूं 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अगर डी की पावर देखें तो डी की पावर कितनी है, जब ऊपर आएगा तो -2 हो जाते हैं, आना तो चाहिए साइन माइनस का, डेल्टा डी
अपॉन डी इंटू 100। लेकिन अगर वो केवल कहे एरर निकालिए तो आप हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं और माइनस साइन यूज करें तो मिनिमम एरर हो जाएगी। तो हमेशा अगर एरर बस निकालना है तो चाहे माइनस है पावर और चाहे प्लस है, सबको आपको प्लस ही करना है। ठीक है, तो हमेशा जो एरर निकालते हैं वो मैक्सिमम एरर ही निकालते हैं जब तक कि वो कहे ना कि आप मिनिमम एरर। जब मिनिमम कहेगा तब आप जो साइन है वही लेंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम कह दिया जाए तो माइनस वाले टर्म भी आपको किसमें लेना है, प्लस में लेना है। यानी आप एक सिंपल सा मैं कहना चाह रहा हूं कि ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन डी स्क्वायर की एरर निकालेंगे या ए स्क्वायर बी क्यू डी स्क्वायर की एरर निकालेंगे, दोनों ही केस में एरर की वैल्यू बराबर आएगी, जबकि यहाँ डी स्क्वायर अपॉन में है और यहाँ डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। क्यों? क्योंकि जो पावर का जो साइन है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस का आएगा। लेकिन जब आप एरर निकालेंगे तो एरर हमेशा मैक्सिमम निकाली जाती है, तो जो साइन माइनस का होगा उसको भी हम किस में लिखेंगे, प्लस में। तो मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो समझ पाना कैसे लिखना है। इसको डेल्टा अपॉन इंटू 100 जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह। ठीक है, और मुझे पता है इसकी वैल्यू आपको पता होगी, डेल्टा अपॉन ए की वैल्यू गिवन होगी प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू गिवन है और डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.5%। सॉल्व कर चुके होंगे आप 2 3 2 6 और ये हो जाएगा 1, यानी जो आपकी टोटल एरर आ जाए कितनी आ जाए 8%। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको थोड़ा सा जल्दबाजी भी नहीं करनी है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, पेपर थोड़ा लेंथी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका परसेंटेज एरर का वैसे तो टॉपिक खत्म हो गया जो मैंने था। कुछ एक दो चीजें और छोटी छोटी जो जनरली आपको कंफ्यूज करती हैं कहने के लिए, तो वो काफी आसान है, लेकिन थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी क्या बल्कि काफी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट, उनको गलत भी करके आते हैं, जबकि वहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो कुछ रूल है क्या। पहला रूल यह है कि जितने भी आपके नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे ऐसे लिख दिया 316, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3.16, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पर भी 3 है। लेकिन अगर मैंने इसको यहीं पर ऐसे तरीके से लिख दिया, मान लीजिए 2160, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो दूसरा रूल आ जाएगा क्या कि अगर आपका पहला रूल तो था जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन अगर जीरो है तो उसके लिए आपके अलग से रूल है। फिलहाल अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा लास्ट में जीरो है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे, तो आप 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 316.0 या 216.0, अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो आते हैं तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। यहां पर कितने हो जाए सिग्निफिकेंट फिगर, 4, है ना। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हो गए, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे, है ना। अगर ऐसे लिखा है यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये वाला ही रूल होगा आपका, 5 होंगे। और अगर ऐसे लिख दिया तो कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 0316.003440, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इससे कोई मतलब नहीं। 3 नॉन जीरो, ये भी जीरो माने जाए क्योंकि नॉन जीरो नंबर के बीच में है, लेकिन मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद कोई जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेजर किया जाएगा, तो टोटल डिजिट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 3 6 2 8। समझ पाना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सिंपल सी कुछ रूल है क्या, जो भी नॉन जीरो नंबर है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर डेसिमल का यूज नहीं हो रहा और नॉन जीरो नंबर के बाद कोई जीरो डिजिट यूज हो रहा है तो फिर उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा रूल। तीसरा रूल, अगर डेसिमल लग के कोई जीरो आ रहे हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरोज हैं, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जैसे यहां पर मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को माना है, ठीक है। डेसिमल के बाद चाहे जहां भी जीरो लग जाए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की बातें हैं। मैं थोड़ा सा और बात करता हूं ऑर्डर की। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है कहने के, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बुक रखे हैं आप लोग क्लास 11 तो कुमार मित्तल से इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप वीडियो में बहुत जल्दी नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं ऑर्डर की, है ना। तो आप जानते हैं कि साइंटिफिक तरीका क्या है किसी भी वैल्यू को लिखने का, हमेशा एक जीवा डेसिमल लगा के 10 की पावर में लिखा जाता है ना। मैं फिर से इन्हीं वैल्यू को लेने वाला हूं। क्या मुझे कोई बताएगा 10 का रूट क्या होता है। 10 का जो रूट होता है जनरली वो होता है 3.16,
जो 10 का रूट होता है वो क्या होता है 10 की 3.16। 10 के रूट का मतलब है किससे 10 की पावर 1/2 से, यानी 10 की पावर 0.5 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 3.16। इसके पहले थोड़ा और छोटी सी बातें कर लेते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो 3.165, 3.175, 3.186, 3.184। मैं कह रहा हूं उनको डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? तो 5 से ज्यादा जब वैल्यू हो तो उसकी रिमूव करते हैं तो हमेशा जो पीछे वाला डिजिट होता है वो एक डिजिट बढ़ जाता है, और अगर 5 से कम वाली वैल्यू को रिमूव करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 5 हो तो सोचना है, क्या सोचना है? देखिए जैसे इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट तक लिखो, तो नहीं सर ये तो 5 से बड़ा हटा रहे हैं तो 3.19 हो जाएगा। मैंने कहा इसको सर 5 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है 3.18 हो जाएगा, हटा सकते हैं, यहाँ पर हटाएंगे तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स की बात करें तो हमको सोचना है आपको क्या, कि अगर जो पीछे वाला नंबर है अगर ये इवन है, आप 5 को बॉर्डर पर खड़े हैं, तो यहाँ सोचना है अगर ये आप 5 को हटा रहे हैं और ये इवन नंबर है तो इसको इवन में रहने दीजिए, यानी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 5 को हटा रहे पीछे वाला नंबर ऑड है तो फिर इसको बढ़ा दीजिए। समझ पाए ना? तो इसका थोड़ा सा यूज ऑर्डर में है, मैंने इसलिए इसको बता दिया है आपको। ठीक है, तो जरा बात कर लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 316 को ऑर्डर पूछा उसने, 160 की ऑर्डर पूछा, और मान लीजिए 3116 का ऑर्डर पूछा, 2045 का ऑर्डर पूछा, 31170 की वैल्यू पूछा। ढेर सारे एग्जांपल ले लेते हैं 170 और 170, इनका ऑर्डर बताना है। तो पहले तुमको लिखिए साइंटिफिक तरीके से, ये क्या हो जाए 3.16 इंटू 10 की पावर 2। ऑर्डर का मतलब क्या होता है पहले तो समझ लीजिए। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 की पावर के रूप में लिखना, केवल 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है। जो 10 की पावर होती है उसे कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3.16, 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3.116, ये भी कितना 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये कितना 2.045, ये भी 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाए 3.1170, एक कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 3.17 10 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 3.17 इंटू 10 की पावर 3। पूछा गया ऑर्डर कितना, ऑर्डर का मतलब 10 की पावर, यानी इस वाले नंबर को आपको हटाना है। इन सारे नंबर्स को आपको हटाना है, केवल 10 की पावर आना चाहिए ऑर्डर लिखने के लिए। तो हमने कहा सर देखिए 10 की पावर 2 है, मैंने कहा बिल्कुल है। ये क्या है, ये क्या लिखा है जनरली 10 की पावर 0.5 लिखा है। आप इसको हटा रहे हैं तो वही पुराना वाला रूल कि अगर जो आपकी पावर इवन है 0.5 तो बॉर्डर है ना, यहां पर ही आपको सोचना है 0.5 से ज्यादा है, जैसे जनरली आप यहां पर देख सकते हैं इसको, ये तो 0.5 से कुछ ना कुछ ज्यादा रहेगा। 10 की पावर मान लीजिए कुछ ना कुछ तो ज्यादा रहेगा, मैंने कह दिया 0.6 है इंटू 10 की पावर 2। जब आप इसको हटाएं तो अपने आप 10 की पावर 3 जरूर होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो 10 की पावर 0.5 से कुछ ना कुछ कम है इंटू 10 की पावर 3, तो आएगा तो 3.4, लेकिन केवल इंटीजर नंबर लगते हैं इसलिए 0.5 आप आसानी से हटा 10 की पावर 3 आएगा। लेकिन जब आप केवल इस पर खड़े होंगे 10.5 पर, ये भी क्लियर 3.16 का मतलब क्या है 10 की पावर 0.5 इंटू 10 की पावर 3। तो जनरली अगर इसको लेंगे तो क्या है 10 की पावर 2.5, एक हो जाए 10 की पावर 3.5। अब 0.5 को हटाना है तो अगर इवन नंबर है तो हट जाएगा, और अगर ऑड नंबर है तो बढ़ जाएगा। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसको बताइए क्या होगा, ये 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट क्या है, अरे 16 से कम है, ये क्या है 16 से कम है। 10 की पावर मान लीजिए 0.4 है, कुछ कम कर लीजिए आप अपने हिसाब से, 4 है कुछ भी, 5 से कम इंटू 10 की पावर 4। तो जब कम हट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर 4 ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है 10 की पावर 0.5 से कुछ ना कुछ ज्यादा, 3.16 से ज्यादा है, तो मान लीजिए 10 की पावर 0.6 इंटू 10 की पावर 3, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 10 की पावर 0.5 से कुछ ना कुछ कम है इंटू 10 की पावर 3, तो ऑर्डर क्या आ जाए 10 की पावर 3।
तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपका 360 से ज्यादा है, 3.16 से ज्यादा है, तो जो भी आपका ऑर्डर होगा वो एक डिजिट बढ़ जाएगा। 3.16 से कम है, सिंपल सी बात इतनी ही है कि अगर 3.16 है, जो 10 की पावर है उसमें एक बढ़ जाएगा अगर 3.16 से ज्यादा है, और अगर 3.16 से कम है तो जो आपको ऑर्डर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 3.16 ही है तो फिर आपको सोचना है, अगर पावर इवन थी तो रहनी देनी है, लेकिन अगर पावर ऑड थी तो उसको एक डिजिट बढ़ा के लिख देना। सिंपल, समझ पहले ऑर्डर में 3.16 पर ही सोचना है, उससे ज्यादा बढ़ा दो, 3.16 से कम कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको जितना लिखा उतनी लिख रहने दो। लेकिन 3.16 से अगर पावर इवन है तो इवन ही रहने दीजिए, लेकिन अगर पावर ऑड है तो पावर को फिर बढ़ा दीजिए। ठीक है, और ये कब करना है, जब 3.16 ही हो स्पेशली। 3.16 से ज्यादा बढ़ा दीजिए, 3.16 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर की बात है। इतना ही आपका जनरली इतने यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप इसको इन टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना। इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायमेंशन एनालिसिस। सो डायमेंशन एनालिसिस, मुझे पता है आपको डायमेंशन के बारे में पता होगा, सब लोग 12th पास आउट ही है ना। सो डायमेंशन के बारे में मुझे जरा बताइए क्या होता है। डायमेंशन जनरली क्या है, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को उसके पावर के फॉर्म में लिखना। तो जो पावर होती है उसे आप क्या नाम देते हैं, डायमेंशन। आप डायमेंशन रट सकते नहीं है। डायमेंशन को अगर आप रट के जाएंगे तो आपकी गलती होगी, बेवकूफी भी होगी, क्योंकि जनरली काफी आसान टॉपिक है और आप उसको रट रहे हैं तो दिक्कत होना तय है, क्योंकि डायमेंशन में सबकी केवल पावर ही चेंज होती है और गलती भी जरूर होती है। इसलिए डायमेंशन को आपको निकालना आना चाहिए, है ना। तो जिनको बहुत ही कम नॉलेज, तो वैसे किसी को नहीं होगा, मैं बता दूं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। लेंथ की डायमेंशन L, मास की डायमेंशन होती है M, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है नीटा, करंट की जो आपकी डायमेंशन होती है वो होती है आपकी A, एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर की वजह से उसको A से लिखते हैं। और इसके अलावा आपका मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के लिए आप यूज करते हैं जनरली M को MO भी लिख देते हैं, और कई जगह आपको थीटा भी लिखा होगा 5 की तरीके से। और मतलब इस तरीके से आपकी 7 क्वांटिटी होती है, तो इनको थोड़ा सा आपको आना चाहिए। तो जनरली इसमें आपके केवल 4 ही क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर में, केवल 4 क्वेश्चन है। और उसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप उन 4 क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना है ना, एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर देना। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मैं इसको इजीली बताऊंगा, लेकिन यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन करके आ जाएगा। जैसे वो कह दे कि लेंथ को है वो किलोमीटर में मापा जाता है, तो फिर आपको किलोमीटर के फॉर्म यूनिट निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं। अगर आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट करना है तो जो N2 U2 इक्वल टू होगा N1 U1 आप यूज करते हैं। N1 क्या है, पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है। U1 क्या है, पहले सिस्टम की यूनिट है। U2 क्या है, जो आप बाद वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए उसकी यूनिट है। जबकि N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बाद वाले सिस्टम की। सो आपको बाद वाले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। सो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। क्या है, कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। क्या है, इसे सीजीएस सिस्टम में चेंज करिए। सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसने क्या कहा, फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है 1 न्यूटन है, यानी पहले न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है कितनी, N1 इक्वल टू दे दिया है 1, और यूनिट उसने क्या दी है, न्यूटन दी है। तो इसको तुरंत ही किसमें चेंज कर लीजिए, आप एम के सिस्टम में चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। N2 उसने पूछा कब, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में जो आपकी यूटी हो जाएगी, खुद ही लिख लेना। किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा। उसने कहा N2 की वैल्यू बताइए। तो N2 बराबर क्या हो जाए, N1 U1 अपॉन U2। N1 U1 की जगह कितना है, किलोग्राम के नीचे ग्राम, किलोग्राम अपॉन ग्राम। फिर क्या है, मीटर, और इधर क्या है, सेंटीमीटर, और फिर इधर क्या है, सेकंड अपॉन सेकंड, और पूरे की पावर -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जो चेंज करते हैं, याद रखिए, बाद वाले सिस्टम को कभी चेंज नहीं, नीचे वाली वैल्यू जैसे लिखी वैसे लिख रहने दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे के तरीके से लिखिए। सो N1 ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहेगा। इस किलोग्राम क्या कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। हमेशा ऊपर वाले नीचे वाले के तरीके से चेंज करना है।
फिर चाहे वो किसी भी तरीके से देख, क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे अच्छे हैं, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर प्लस 2 है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 की पावर 3, और यहाँ से कितना आ गया 10 की पावर 2, ये आपका हो गया n2, यानी जो n2 होगा वो कितना होगा 10 की पावर 5 हो गया, यानी 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 10 की पावर 5। और जो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है उसे अर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं अर्ग, ARG, अर्ग नहीं बल्कि इसको कहते हैं डाइन, एनर्जी की जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम उसे आप अर्ग कहते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लेता हूं कि जो आपकी एनर्जी दी है, एनर्जी दी है किसी सिस्टम की, मान लीजिए वो दिया है 10 जूल दिया है, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हैं N1 कितना दिया है 10 दिया है, और U1 कितना दिया जूल में दिया, इसके एम सिस्टम तुरंत चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर -2, उसने के इसको सीजीएस सिस्टम में चेंज कीजिए, तो किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है। N2 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं N1 और किलोग्राम अपॉन ग्राम मीटर अपॉन सेंटीमीटर पूरे की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका सेकंड अपॉन सेकंड पूरे की पावर -2। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को ही चेंज कर सकते हैं नीचे के हिसाब से। सो किलोग्राम की जगह ले सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर के ले सकते 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2, ये तो कैंसिल हो गया, सेकंड 10 इंटू 10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 है 10 की पावर 4, यानी हो जाए 10 इंटू 10 की पावर 7। यानी कोई भी वैल्यू दी हो तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू दी हो उसे 10 की पावर 7 से मिलती है। और यहाँ पर जो यूनिट आती है सीजीएस सिस्टम उसे आर्ग कहते हैं, है ना। आर्ग आपकी सीजीएस सिस्टम में होती है एनर्जी की यूनिट, जबकि जूल आपकी किस में होती है एम के सिस्टम में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, सिंपल सा फॉर्मूला है। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, आपके यूनिट याद जरूर होनी चाहिए जो भी आपकी वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था बेटा कि इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना। दूसरा जो क्वेश्चन है काफी आसान सा, वेरी इंपॉर्टेंट है, माने चलिए इस क्वेश्चन पूछा ही पहुंचा जाता है, मेरी तरफ से 99% पूछा जाएगा, है ना। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है उसके लिए बता दूं रूल क्या है। आपको पता है कि जैसे बचपन से क्वेश्चन सॉल्व करते आए मैथ में, जैसे ऐसे लिखा हो 2x + 3, हाँ गलती जरूर की होगी 5 लिख दिया होगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना। अगर यहाँ पर x लिखा होता तो जरूर आप 5x लिख देते, है ना। अगर यहाँ y लिखा होता तो कुछ नहीं कर सकते थे। यानी सिंपल सी बात इतनी है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो एक ही जैसी होनी चाहिए, एक ही सिस्टम की होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ माइनस होगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस होगी, यानी हम कह सकते हैं किन्हीं चीजों में एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो जो उनकी आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैंने लिख दिया कि मान लीजिए b प्लस मैंने a लिख दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा b आपकी यहाँ क्या वेलोसिटी है, तो a की यूनिट बताओ, तो जो a की यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। क्यों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है किनके बीच है, केवल उन्हीं क्वांटिटी के बीच जिनकी यूनिट और डायमेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो सिंपल सी कहते उसने कहा a की यूनिट बताओ, तुम कहते a की यूनिट बराबर क्या होगी, b की यूनिट के बराबर होगी, और b की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। डायमेंशन को अगर पूछो तो डायमेंशन लिखना है L⁻⁻⁻⁻ होती है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वान डेर वाल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सभी लोग 12th पास आउट है शायद। P + A/b² और b - b = RT, है ना। इस एग्जांपल के तौर पर समझिए कि ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करना है, और जनरली यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से यही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पूछेगा कि P यहाँ पर प्रेशर है, बता देगा आपको P प्रेशर है और V वॉल्यूम है वान डेर वाल गैस इक्वेशन के लिए, यहाँ पर भी V क्या वॉल्यूम है, R आपका रिडवर्क कांस्टेंट है और T आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो ये पूछेगा कि आप जो यहाँ पर कांस्टेंट A और B मैंने जो यूज किया है आपके कांस्टेंट टर्म है A और B, इनकी यूनिट और डायमेंशन बताइए, यानी A और B की आपकी यूनिट और डायमेंशन बताना है। तो सिंपल सी बात है, P के साथ कौन ऐड हो रहा है, A/b², तो सिंपल सी बात कह देंगे कि द यूनिट ऑफ A/b² किसके बराबर होगी, यूनिट ऑफ P के बराबर होगी,
है ना। ए आपकी यूनिट निकाल ली है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब का स्क्वायर। प्रेशर क्या, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जनरली कोशिश कीजिएगा किसमें, एमके सिस्टम में लिखने के लिए, ठीक है। सो एमके सिस्टम में इसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट होगी। तो जो आपकी ए की यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, मीटर की पावर कितना है यहाँ 6, मीटर की पावर कितना है 6, और यहाँ पर कितना बचा -1, तो आ जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर की पावर 5 और सेकंड की पावर -2। इस तरीके से अगर वो पूछे डायमेंशन क्या होगी, तो इसी जगह पर आप डायमेंशन यूज कर लेना कि डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, डायमेंशन ऑफ पी के। तो जल्दबाजी कोई नहीं आते हो डायमेंशन तो आपके 50 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप 30 क्वेश्चन करें लेकिन सही करें, ठीक है ना। तो जनरली अगर प्रेशर की आप डायमेंशन नहीं आती तुरंत फॉर्मूला लिख लीजिएगा, प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन तो आधी होगी, फोर्स और एरिया डायमेंशन लेके प्रेशर निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका m l की पावर -1 t की पावर -2। ए की डायमेंशन आपको निकालनी है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, l की पावर 3 का स्क्वायर, कितना हो गया l की पावर 6 उधर जाएगा, तो ए की जो डायमेंशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, m -1 और प्लस का 6 प्लस का 5 t की पावर -2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसने पूछा दूसरा बी की डायमेंशन बताइए या बी की यूनिट बताइए, डायमेंशन का स्थिति बता देता हूं। सो जो डायमेंशन ऑफ बी होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम यानी v। सो b की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, l की पावर 3, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, यूनिट हो जाएगी मीटर की पावर 3। तो देखिए क्वेश्चन तो इस तरीके से इसका पूछा जाएगा कि a और b की डायमेंशन बताइए, ऑप्शन दे देगा, a की डायमेंशन a, a और a आपस में इंटरचेंज भी करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो दो तरीके से, एक तो केवल a की डायमेंशन पूछ ले, केवल b की डायमेंशन पूछ ले, दोनों की अलग अलग पूछ ले, कॉमा लगा के दे देगा ऑप्शन। तीसरा यूनिट पूछ ले। चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है जनरली कि आप a अपॉन b की डायमेंशन बताइए, a अपॉन b की डायमेंशन। तो a की डायमेंशन क्या आई थी, m l की पावर 5 t की पावर -2, और b की डायमेंशन क्या लिखी है वहां पर, l की पावर 3, तो क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2। इस तरीके से वो ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को और ज्यादा स्टैंडर्ड पूछना बनाना चाहेगा। एक इसकी डायमेंशन लिखी हुई है एनर्जी की, तो ये पूछ रहा वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट a और b का रेशियो है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन लिखी है, एनर्जी की डायमेंशन लिखी है। तो सिंपल सा बता दें, जो a अपॉन b की जो डायमेंशन है या a अपॉन b जो आपकी नई क्वांटिटी बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन एक ही है, कई तरीके से। जो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटीज के बीच ही होगा। यानी अगर p a अपॉन b स्क्वायर में ऐड हो रहा तो a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन होगी p के बराबर होगी, a की डायमेंशन नहीं आ जाएगी, b की डायमेंशन इस तरीके से आ जाए, a अपॉन b इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर उसने a इंटू b पूछ लिया, a इंटू b पूछ लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, है ना। तो ये आपकी दो चीजें, दूसरा मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया है, आपके दो और क्वेश्चन बचे हैं। देखिए अब ऐसा नहीं केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से। जैसे वो कह देगा कि कोई इस तरीके से कोई क्वांटिटी दी है, a इक्वल टू, ये मान लीजिए b इक्वल टू दिया है a अपॉन d प्लस t, यहां पर b वेलोसिटी है, t टाइम है, तो कहेगा d और a की डायमेंशन यूनिट बताइए। तो पहले d को सॉल्व कर लेते हैं। d किसके साथ ऐड हो रहा है, टाइम के साथ। सो जो डायमेंशन ऑफ d हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि t में ऐड हो रहा है ना। अब d की तो पता चल गई, a के बारे में पूछा है तो आप कह सकते हैं, अब a अपॉन देखिए टाइम रहेगा तो टाइम ही ना, तो सिंपल से कह सकते हैं जो a अपॉन t की डायमेंशन है किसके बराबर हो जाएगी, b की डायमेंशन बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ at a अपॉन t। तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 80 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, l पे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वही है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटीज के बीच होगा। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बड़े आराम से करना है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा ध्यान देके इनको करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन तो खत्म हुए। तीसरा क्वेश्चन ये है किसी फॉर्मूले का करेक्टनेस को चेक करना। वो एक फॉर्मूला लिख देगा और कहेगा कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसके आने के चांस कम है। लेकिन फिर चौथा जो आपका क्वेश्चन है वे मुझे करेक्ट फॉर्मूला है,
तो फिर आपको उसको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। सो मैंने लिख दिया, वाली चेक कैसे करते हैं, मैंने लिख दिया कि कोई सिंपल पेंडुलम है जिसके जो पीरियोडिक टाइम है वो टी इक्वल टू 2 पाई L/G। वो कहेगा बताइए फॉर्मूला सही है गलत। तो सही या गलत चेक करने के लिए दोनों तरफ डायमेंशन लिखिए। टी की डायमेंशन क्या है, टी 2 पाई से कोई लेना देना नहीं। एल की डायमेंशन क्या है, L, और जी की डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, L टी की पावर -2। इधर क्या लिखा है, टी की पावर 1, और इधर क्या लिखा है, टी की पावर +2। और मुझे लग रहा है दोनों इक्वल नहीं है। और जब डायमेंशन इक्वल नहीं आई है तो इसका सिंपल सा रीजन है क्या, कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो कहेगा इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। सो करेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए क्या कर लीजिए, मान लीजिए एल और जी पर डिपेंड करता है जो भी 3 क्वांटिटी और 4 क्वांटिटी जो भी दिया हो फॉर्मूले में। सो मान लीजिए कि जो टी बराबर आएगा एल की पावर कुछ होगा, क्योंकि पावर में गलती आएगी, और जी की पावर भी कुछ होगा, लेकिन इस कुछ का नाम नहीं पता ए और बी के बारे में। तो इस ए और बी को आपको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लीजिए, इधर टी की पावर 1, इधर एल की पावर ए, और जी की डायमेंशन क्या है, एल की पावर -2 की पावर बी। इसके ऐसे ले सकते हैं, एल की पावर 0, टी की पावर 1। अपनी तरफ से लिख लिया, क्यों यहाँ एल यूज हो रहा है, अगर यहाँ एम यूज हो तो मैं एम की पावर 0 लिख देता, ठीक है। अगर एल और एम नहीं है तो, नहीं तो सिंपली टी ही बहुत है ना। यहाँ के एल की पावर ए और एक एल की पावर बी, यानी एल की पावर हो जाए a+b और टी की पावर -2b। अब बचपन में करते आ रहे क्लास 9-10 से, जब बेस सिमिलर हो तो क्या करते हैं, पावर कंपेयर कर देते हैं। तो टी की जगह यहाँ 1 है, यहाँ -2 भी है, इसका मतलब -2b जय 1 हो गया, और बी इक्वल क्या हो गया, -1/2। a+b बराबर कितना दिया है, 0। कंपेयर कर रहे हैं जब आप पावर को, तो a बराबर कितना हो जाए, -b -1/2, यानी a की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो आपने जो फॉर्मूला माना था टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए और जी की पावर बी, यही पावर की जो दिक्कत तो पता चल गया। एल की पावर ए का मतलब 1/2, और जी की पावर बी का मतलब -1/2, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए, कांस्टेंट लिखा उसी को लिख लीजिए। ये क्या हो जाए, 2 पाई एल की पावर 1/2 और जी की पावर माइनस है ना, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, पूरी की पावर 1/2 को हटा दें तो उल्टा हो जाएगा, करेक्ट फॉर्मूला। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, जनरल ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा। फॉर्मूला जो भी लिखा हो, 4 ऑप्शन दिए होंगे, सबकी डायमेंशन चेक कर लीजिएगा, जो फॉर्मूला होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सिंपल सा पूछ ले क्या कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है इस क्वांटिटी के लिए, तो आप सबके जो 4 आपका दिए होंगे, चारों को हिडन ट्राई कर लीजिएगा, मतलब चारों की डायमेंशन लेके देखिए, जल्दी हो जाएगा वो। इससे थोड़ा सा गलती भी होने के चांस रहेंगे, और जनरली ड्राइव करने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि सिंपल सा पूछे कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। सो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन लेके चेक कर लेना है, चारों में से जिसकी डायमेंशन बराबर आ जाए वही फॉर्मूला सही हो जाएगा, समझ पा ना, और वही आपको ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन मैंने डायमेंशन एनालिसिस के बता दिए हैं, 4 क्वेश्चन आपके परसेंटेज क्वेश्चन के भी थे, और इस तरीके से आपके दोनों भी चैप्टर इस तरीके से खत्म हो जाते हैं। आपको एक बार जाके इनको रिवाइज जरूर कर लेना है। और तो बेटा देखिए, वैसे जितने तरह के क्वेश्चन थे वो मैंने इस तरीके से खत्म तो कर दिए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इन चारों क्वेश्चन के अलावा डायमेंशन भी खूब पूछी जाती है, जैसे प्लांक कांस्टेंट हुआ, रिडबर्ग कांस्टेंट हुआ, इसलिए आप, और खासतौर से स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारी चीजों, तो एक बार डायमेंशन की एक बार कोशिश फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, और कोशिश करना सारे करने की। मैंने जितना पढ़ा है उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जो भी आपके बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, सभी चैप्टर्स के कुछ फिक्स टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, सो कम से कम हर टाइप्स के एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जैसे तैसे कोर्स को खत्म करूं, और आप लोग मेरे साथ एक बार रिवाइज जरूर कर लें। तो थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कि आप लोग लाइक और पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, जिससे कि आप पॉजिटिव पोटेंशियल मिले, और ये अच्छा होगा। और जो भी आप फजलुल त्रिवेणी नगर से बिलोंग करते हैं, आसपास से, अलीगंज के आसपास से, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो जो आपके जूनियर हैं उनके एक बार आप बता सकते हैं, क्योंकि अब देखिए मैंने लगभग 1 घंटे में 2 चैप्टर खत्म किया, और यही अगर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं तो 10 दिन चलता है, तो बेहद अच्छे समझ में आता है ना। और साथ में उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आगे और भी ज्यादा कॉम्पिटिशन कठिन होने वाला है। तो अगर आपके जो भी जूनियर्स हैं, उन्हें अचीवर क्लासेस के नाम से 7 फीटा त्रिवेणी नगर में कोचिंग चलती है, उनको भेज सकते हैं यहाँ। और इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बीएससी के लिए, अगर मैं धोखे से रिवाइज करते करते नहीं पहुंच पाऊं, तो कार्नोट इंजन थर्मोडायनामिक्स में एक चैप्टर है, वहां से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इफिशियंसी वाले, हिंदी में कहते हैं दक्षता। तो उन 2-3 क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, और वो क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। जैसे यहाँ पर P+A/V², वैसे वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फिक्स ही होते हैं हर साल, तो उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा।
बाकी बेटा थैंक यू। और आप एक कंटिन्यू कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और भी अधिक वीडियो बना सकें। और जो मैंने कहा जूनियर्स के लिए आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। बेटा थैंक यू।